अब बेटा देखो अपन चलने वाले हैं लास्ट फेज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन अ कैपेसिटर, ठीक है, ऑन इट्स कैपेसिटेंस आई वुड से, कि कैपेसिटेंस पे डाइलेक्ट्रिक का क्या फर्क पड़ता है। देखो अच्छे समझाता, तुम तो ऐसे समझो बेटा इफेक्टिवली, अगर मेरे पास कोई एक कैपेसिटर है मान लो, ठीक, ये हमारे पास एक कैपेसिटर था, करेक्ट। इस कैपेसिटर में बेटा हमने क्या किया, एक कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना, इसकी थिकनेस वगैरह हमको दे रखी है ना, हमें ये दे रखा है कि भाई ये स्मॉल टी है और इनके बीच का गैप तो हम हमेशा कितना लेते हैं, डी लेते हैं। मतलब हमें ये पता है कि दिस इज, सॉरी बेटा हमें ये पता है कि दिस इज स्मॉल डी और ये जो थिकनेस है स्लैब की ये कितनी है, टी। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, के, करेक्ट। ऑफ कोर्स एरिया ऑफ द प्लेट जो आएगा वो कितना आएगा, कैपिटल ए। तो ऐसे केस में कैपेसिटेंस पे क्या इंपैक्ट आता है, तो मैं आपको हल्का आइडिया देता हूं कैसे आता है, कितना आता है, फिर उसको फर्दर देखेंगे, ठीक है, अच्छे समझना। तो इफ विल सी, हम लिख सकते हैं बेटा C इक्वल टू क्यू बाई वी, यही बेसिक फॉर्मूला था। अगर मैं मान लेता हूं कि चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा है, तो बेटा Q विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ठीक है। चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया क्या हो जाएगा अपने पास, टोटल चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फील्ड इनटू डिस्टेंस, याद है, डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डी आर माइनस के साथ। यहाँ पे जो फील्ड आएगा, जहां पे वैक्यूम है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, जहां एयर है, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपन पहले देख चुके हैं। और ये जो वैक्यूम होगा ये कितने स्पेस में होगा, डी माइनस टी में होगा, क्योंकि डी में से थिकनेस हटा दो डाइलेक्ट्रिक की, जो बच जाएगा वहां क्या होगा, वैक्यूम। प्लस अगर जहां पे डाइलेक्ट्रिक आ गया, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई के हो जाता है, तो सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इनटू थिकनेस कितनी, टी। यहां से बेटा सिग्मा हर जगह से कैंसिल हो जाएगा और सी निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सो दिस इज हाउ विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। तो कुल मिला के बेटा जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस निकला है बेटा, ये कैपेसिटेंस इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो इट इंक्रीजेस। तो कभी भी जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। एक्सप्रेशन कितना बन जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये एक्सप्रेशन आपको बाय हार्ट होना चाहिए, और डाइलेक्ट्रिक इंपॉर्टेंट है, आप उसको बिल्कुल नेग्लेक्टेड भी नहीं छोड़ सकते, करेक्ट। तो आई एम श्योर ये बात समझ में आ गई होगी, ये याद आपको करना ही है बेटा। एक बार इसको अच्छे से समझ के प्रॉपर सिस्टमैटिकली लिख लो, ठीक है। और एक बार जब लिख लोगे, एक बार मेमोराइज कर लो, एंड देन इसकी एप्लीकेशन अगले पार्ट में देखते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से कॉपी करो यहाँ पे, एंड देन विल सी, राइट। तो आप अच्छे से समझ के कॉपी करो और मैं चलता हूँ अगले पार्ट के ऊपर, है ना। एक बार अच्छे से देख लो बेटा। तो बेटा अब है ना कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं, है ना, रिलेटेड टू जो हमने पढ़ा है, दैट इज इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन अ कैपेसिटर, राइट। उसके कैपेसिटेंस पे क्या इंपैक्ट आता है, तो अच्छे से समझना थोड़ा सा, है ना, लाइक हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ के चलना। तो ऐसे देखो बेटा, जो सबसे पहला पॉइंट इसमें निकल के आता है ना, द फर्स्ट पॉइंट नोट्स के अंदर अगर अपन देखते हैं, दैट इज कि अगर मेरे पास जो डाइलेक्ट्रिक है उसको मैं कंप्लीटली फिल कर दूं, किससे, डाइलेक्ट्रिक से, तो क्या भाई, हमने अभी जस्ट इससे पहले देखा था कि अगर एक स्लैब रखोगे टी थिकनेस की, तो वो स्लैब रखने पे जो कैपेसिटेंस आता है वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के आता है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर लेट से मैं उसको कंप्लीटली फिल कर दूं तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में बेटा, मतलब कहने का मतलब ये कि कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड। और बेटा अगर कंप्लीटली फिल करेंगे तो कंप्लीटली फिल्ड के केस में जो D है अपना, है ना, और जो T है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बेटा इक्वल ऐसे हो जाएंगे कि D मतलब थिकनेस, ठीक, जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, T का मतलब थिकनेस ऑफ द स्लैब। हम कह रहे कंप्लीटली भर दिया तो जो स्लैब की थिकनेस है वो सेपरेशन के बराबर हो जाएगी। और ऐसा करते ही बेटा जो कैपेसिटेंस का अपना एक्सप्रेशन है, यानी कि C डैश, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी की जगह क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, प्लस
टी बाई के था, उसके लिए भी क्या आ जाएगा बेटा, डी बाई के। यहां से ये डी और ये डी कैंसिल आउट एंड बेटा इट विल रिड्यूस टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वेयर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हमारे लिए ऑलरेडी सी है, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि सी डैश इज इक्वल टू बेटा के टाइम्स ऑफ सी। जो के डैश आएगा ना, जो सी डैश आएगा, दैट विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी। ठीक है बेटा, के टाइम्स ऑफ सी। ये एक्सप्रेशन बेटा अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो कंप्लीटली फिल करने पे वो बन जाएगा के टाइम्स ऑफ सी बन जाएगा। करेक्ट। अब बेटा के हमने पढ़ा है कि हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है अगर कोई भी मीडियम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास वैक्यूम है तो के बराबर 1, बट वैक्यूम की जगह कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो 1 से बढ़ा। अगर कंडक्टिंग है तो फिर के बराबर इन्फिनिटी। ये बात समझ में आती है। मैं एक बार के लिए आपको हल्का सा मेंशन कर देता हूं कि ये जो के है बेटा, ये के हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा रहता है। हम वैक्यूम की बात नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। और इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि जो सी डैश आएगा वो भी हमेशा सी से क्या आएगा, बड़ा आएगा। यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कंप्लीटली फिल कर दोगे तो जितना पहले था उसका के टाइम्स हो जाएगा, यानी सी डैश शैल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी। बोले ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई। मैंने कहा वेरी गुड। दूसरी चीज, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1 कि कंप्लीटली फिल कर दिया। तो पॉइंट नंबर 2 ये है बेटा कि जिस डाइलेक्ट्रिक को फिल कर रहे हैं अगर हम उसे कंडक्टिंग मीडियम से फिल कर देते, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि इसे हम कंप्लीटली फिल तो करते हैं लेकिन कंप्लीटली फिल्ड विद कंडक्टिंग मीडियम। बेटा जो कंडक्टिंग मीडियम होगा ना उससे अगर कंप्लीटली फिल करेंगे तो क्या, तो कुछ नहीं, ये जो सी डैश है ये के टाइम्स ऑफ सी था। बोले यस सर। के अपने पास कंडक्टर के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी। तो यहां से कैपेसिटेंस भी बेटा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी अगर आपने कंडक्टिंग मटेरियल से भर दिया देन इट विल बिकम इनफाइनाइट। करेक्ट। और बेटा केवल यही फॉर्मेट नहीं आता जिसके अंदर आपसे इन्फिनिटी पूछा जाता है। आप ऐसे समझ लो, इसके साथ साथ कुछ कुछ और पॉसिबिलिटीज है। मैं एक काम करता हूं, यहां लिस्ट डाउन कर लेता हूं, अब ध्यान से सुनना। अगर हमें और पॉसिबिलिटी पूछता है, बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, और पॉसिबिलिटी पूछता है तो अगर मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली कंडक्टिंग से भर दो, या जो 2 प्लेट्स हैं है ना कैपेसिटर की, उनको अपन एक वायर से कनेक्ट कर दें। ये जो है ये क्या है बेटा, वायर। और या फिर कैपेसिटर की प्लेट को एक मेटल प्लेट से इस तरह से कनेक्ट कर दे। तो ये जो दे रखी है ये हमारे पास क्या है, मेटल प्लेट। मेटल प्लेट, अब प्लेट तुम लिख लेना आगे, समझ गए। मतलब ये कि अगर 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, अगर उसके बीच में कंडक्टिंग मीडियम भर दिया, उसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, या उसको एक मेटल प्लेट से जोड़ दिया, तीनों ही केस में जो कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये मैं बस खाली वेरियस पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पता होगा तो बेटा हम टिक कर सकते हैं, राइट, विल गेट द आंसर्स, अदरवाइज फिर सोचते रहेंगे। तो ये काफी कन्वेंशनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जिन पे हमें ध्यान देना है, राइट। तो हमारा पहला नोट क्या था कि कैपेसिटर को अगर डाइलेक्ट्रिक से भर दिया तो इट विल बिकम के टाइम्स ऑफ सी, अगर उसी को कंडक्टिंग से भर दिया तो इट विल बिकम इनफाइनाइट, चाहे वो वायर से कनेक्ट करो, मेटल प्लेट से, या कंडक्टिंग मीडियम से, ऑल 3 केसेस इट विल बी इनफाइनाइट, राइट बेटा। एक बार के लिए ये पूरी इंफॉर्मेशन कॉपी कर लो, अच्छे से समझ लो, जॉट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है ना। जितने नोट्स लिखवा रहे हैं वो क्वेश्चन की तरह आते हैं, और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाए देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट। मैं आगे लेके चलूंगा क्लास को, आप अच्छे से कॉपी कर लो पॉज करके। देखो बेटा नेक्स्ट नोट जो निकल के आता है अपना, है ना, उसको भी ध्यान से सुनना। तो जो नेक्स्ट नोट है पॉइंट नंबर 3, हमने जब बेटा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला तो जो एक्सप्रेशन निकाला वो निकाला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। हमने कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो स्लैब जो रखी है वो इस प्लेट के पास है कि दूसरी प्लेट के पास है। मतलब उसकी प्लेसिंग से फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां पर रखी हुई है, बस उसके बीच में कहीं पे होनी चाहिए। बात समझ में आती है। दैट मीन्स कि प्लेसिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब किसी एक प्लेट की तरफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल स्टिल रिमेन द सेम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है हाफ थिकनेस की, ठीक है, उसको हमने पहले लेफ्ट की तरफ रखा, अब राइट की तरफ रखा, तो कैपेसिटेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा? आंसर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो इंपैक्ट। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं बेटा
हम लोग ये कह सकते हैं कि C डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेसिंग ऑफ स्लैब। अंडरस्टूड? यानी प्लेसिंग ऑफ स्लैब पे बेटा उसको कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। आई एम श्योर बेटा इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। करेक्ट? अब बेटा इसको भी कॉपी कर लो। ये 3 बेसिक पॉइंट्स थे जो मैं बताना चाह रहा था। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अपने को देखने हैं डाइलेक्ट्रिक पे बेस्ड। तो 2 3 4 क्वेश्चंस वो और उठा लेते हैं। वंस इट इज डन फिर एक लास्ट नोट लिखवाऊंगा एंड दैट विल बी ऑल। ठीक है? तो एक बार बेटा अच्छे से समझते हो, है ना? आई नो थोड़ा सा ये वाला लेक्चर लेंदी है, पर ये क्या है, एक पार्ट में अपन कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि सब रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है? तो एक बार इसको कॉपी कर लो एंड देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। राइट? यू कैन कॉपी इट हियर। देखो बेटा, अब ये अपना पहला एग्जाम्पल है, तो कन्वेंशनल ही उठा रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तुम अच्छे से समझना, है ना? बिल्कुल ढंग से। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट जो पॉसिबिलिटी आ सकती है मेरे हिसाब से, सबसे सिंपलेस्ट जो पॉसिबिलिटी आ सकती है बेटा, एक टाइप का मीडियम अपने को बताया जा सकता है, कुछ लेट से इतना फिल कर दिया और एक बेटा अपन ने कुछ ऐसे फिल कर दिया। ठीक? मतलब हमने क्या किया, कैपेसिटर जो था, है ना, उसको 2 अलग अलग मीडियम से फिल किया। एक का लिख दिया K और बेटा दूसरे वाले को हमने लिख दिया 2K। करेक्ट? जहां तक एरिया वगैरह की बात करते हैं बेटा, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई ये वाला एरिया एग्जैक्टली हाफ होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं यहां पे कि ये जो एरिया है दैट एरिया इज A/2। हाँ, जहां तक थिकनेस की बात करते हैं बेटा, थिकनेस विल बी एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो थिकनेस की बात करेंगे दैट विल बी D इटसेल्फ। करेक्ट? और हमसे बोला जाएगा कि अब बताओ कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। मतलब हमने क्या किया, एक कैपेसिटर के 2 पार्ट कर दिए बीच में से, ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक नीचे एक डाइलेक्ट्रिक, और पूछ लिया C इक्विवेलेंट कितना है। अब देखो कितना आसान सवाल है। यहां पर हम सीधे सीधे देख पा रहे हैं बेटा, है ना? ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पे हम सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा एक तरीके से। इसको मैं कैसे बना सकता हूं, नीचे की तरफ। यानी इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो मैं इसे कुछ ऐसा बना सकता हूं बेटा, कुछ इस तरीके से। क्या बात समझ में आती है बेटा? ये कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं, जिसके अंदर, है ना, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं ये तो हटा देता हूं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, इसके अंदर बेटा ऐसे समझो कि इसको अगर अपन 1 कहते हैं और इस वाले पार्ट को 2 कहते हैं, तो ये इफेक्टिवली 1 पार्ट हो गया और ये इफेक्टिवली 2 पार्ट हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। जब मैं कैपेसिटेंस लिखने जाऊंगा, अच्छे से समझना मेरी बात, तो जब मैं कैपेसिटेंस लिखने जाऊंगा तो यहां जो C1 लिखूंगा वो आएगा K एप्सिलॉन नॉट, K क्योंकि ऊपर वाले का K है, एप्सिलॉन नॉट। बेटा एरिया मुझे लिखना पड़ेगा A/2, क्योंकि ऊपर वाले का जो एरिया है वो कितना है, A/2, डिवाइडेड बाय बेटा, अगर इसकी विड्थ की बात करेंगे तो विड्थ तो इसकी भी D और इसकी भी D है। सेम वे हियर C2 कैन बी रिटन एज 2K एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, D, कुछ इस तरीके से। अब एक बार C1 C2 लिख दिया, अब आगे का काम आप कर सकते हो बहुत आराम से। अगर मुझे इन दोनों का इक्विवेलेंट चाहिए तो आई कैन डायरेक्टली राइट बेटा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि अगर 2 प्लेट्स के बीच में 2 मीडियम भर दिया अलग अलग, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो अगर ये पार्ट समझ में आता है तो बिल्कुल ऐसे ही अपन सीरीज का उठाएंगे, फिर दोनों को क्लब कर देंगे, बस उतने तक अपने को करना है। ठीक है? तो एक बार के लिए बेटा ये पूरा पार्ट अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो। वंस यू आर डन विद इट देन विल मूव फॉरवर्ड। राइट? तो मैं आगे बढ़ूंगा, आप अच्छे से समझते हुए चलना बेटा। राइट? देखो नेक्स्ट बेटा कॉम्बिनेशन जो मैं लेने जा रहा हूं वो भी बहुत बेसिक ले रहा हूं। बस अभी जैसे पैरेलल लिया था, अब की बार कोशिश करेंगे कि सीरीज के अंदर कुछ वैसा ले लें। तो यहां से हम कह सकते हैं सीधे सीधे, लेट्स से आधा डाइलेक्ट्रिक यहां ये भर दिया और आधा डाइलेक्ट्रिक बेटा ये भर दिया।
ठीक है, सिमिलर। यानी अब की बार भी अगर देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट से k है, तो इसका कितना है 2k। हाँ, जहां तक थिकनेस वगैरह की बात करते हैं बेटा, अब की बार ये और ये थिकनेस दोनों क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। यानी कि अगर अपन ठीक से देखें तो ये हमारे पास मिलेगी d/2, ये हमारे पास मिलेगी d/2। ऑफकोर्स एरिया दोनों ही प्लेट्स का क्या हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। और यहां से साफ समझ में आ रहा है कि इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं बेसिक के अंदर, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर इसको बहुत बेसिक लेवल पे बेटा ले जाना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, एक कैपेसिटर फिर एक और कैपेसिटर। यानी ये जो पहले वाला पार्ट था, जिसको मैं अगर चाहूं तो आई कैन राइट इट एज लेट्स से 1, इसको लिख सकते हैं 2, तो ये बन जाएगा C1, ये बन जाएगा C2, और दोनों किस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज के अंदर। जहां तक C1 C2 की बात करते हैं बेटा, C1 C2 को भी अपन बहुत इजीली लिख सकते हैं कि ये जो C1 होगा, इट कैन बी रिटन एज K एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय d/2। सेम वे दिस C2 कैन बी रिटन एज 2K एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय d/2। बात समझ में आती है बेटा। एक बार जैसे ही C1 C2 लिखा, अब तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, यानी कि अब अगर मैं चाहूं तो सीधे सीधे C इक्विवेलेंट को लिख सकता हूं C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, क्योंकि बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन का यही एक्सप्रेशन अपन ने पढ़ा। अंडरस्टूड? तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जिसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझते हुए चलना है, राइट? अब बेटा एक बार इसको भी अच्छे से कॉपी कर लो, फिर अपन सीरीज और पैरेलल को मिला के एक एग्जांपल और देख ले बस। ठीक है, उसके बाद एक नोट एंड दैट्स ऑल, राइट? चलो कॉपी करो बेटा अच्छे से, अच्छे मन से कॉपी करो, पूरी एनर्जी से। चलो मैं बढ़ता हूं ना। देखो बेटा, अब बात करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट के लिए ना। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बट स्टिल थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो करते हैं। अब देखो यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो बेटा एक इस पार्ट में अलग उठा लेते हैं, इस पार्ट के अंदर देखेंगे तो अलग उठा लेते हैं, और इसके अलावा जो ये वाला पार्ट है इसमें अलग उठा लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग्स अगर देखते हैं बेटा, ये वाला एरिया हमें a/2, ये वाला भी a/2 ऑफ कोर्स, थिकनेस d/2 एंड d/2। अपन लिख लेते हैं, ऐसा नहीं है, लिख सकते हैं, आराम से लिखते हैं। यहां पर अगर बात करता हूं बेटा, तो ये थिकनेस d/2, d/2, एरिया a/2, a/2। समझ गए? जहां तक k की बात करते हैं बेटा, यहां पर जो k निकल के आएगा अपने पास, उस k की वैल्यू होगी k, लेट्स से 2k एंड लेट्स कॉल इट एज 4k। ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब वैसे तो मेरे हिसाब से तुम समझ गए होंगे कि ये जो ऊपर वाले दो हैं वो तो आपस में सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, और वो दोनों नीचे वाले के साथ क्या है, पैरेलल के अंदर है। यानी अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन बनाना चाहूं तो बेटा मैं इसका कॉम्बिनेशन बहुत बहुत आसानी से कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, 1 2, उसके बाद यहां पे 3, दैट्स इट। ये कॉम्बिनेशन बन सकता है बेटा। अब यहां पर अगर अपन देखते हैं बहुत बहुत बेसिक लेवल पे, तो यहां पर अपन बेटा बोल सकते हैं कि ये पॉइंट अपना A है, ये पॉइंट अपना B है, दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। जहां तक वैल्यूज की बात करते हैं उसे भी अच्छे से ध्यान देना बेटा, है ना। वैल्यूज की बात करते हैं तो जो C1 है इसका वैल्यू आएगा, देखो C1 यानी ये वाला, ये 1 है अपने लिए। ठीक है, दिखाई नहीं दिया होगा ना, मैं यहां लिख देता हूं, ये अपने लिए बेटा 1 है, करेक्ट। तो इसके लिए लिखेंगे अपन k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एरिया भी हाफ और साथ के साथ d भी हाफ, दोनों चीजें हाफ हाफ है, एरिया भी आधा हो गया और थिकनेस भी आधी हो गई। ऐसे बेटा इसको कह देते हैं अपन 2, तो C2 के लिए लिखेंगे 2k एप्सिलॉन नॉट a/2 बाय d/2। ठीक है, लास्ट बच गया ये वाला, इसका देखो एरिया हाफ है लेकिन थिकनेस पूरी पूरी है, तो इसके लिए अपने को लिखना पड़ेगा 4k
क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4K है, एप्सिलॉन नॉट A/2, लेकिन थिकनेस कितना बेटा D। समझ गए बात को। अब यहां से बेटा अपन डायरेक्टली कर सकते हैं कि यहां पर ये C1 C2 सीरीज में और उसके बाद C3 के साथ किस में आएंगे, पैरेलल में। तो अगर अपन लिखना चाहें, मैं आपको हेल्प कर देता हूं लिखने में, अगर हम लिखना चाहें तो बेटा बेसिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। देखो C1 C2 सीरीज में है, इसलिए C1 इंटू C2 प्लस C1 C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि ये किसके साथ था, पैरेलल में, इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, C इक्वलेट। अब आपको केवल और केवल बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, समझते हो। तो ये C1 C2 सीरीज में, इसलिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब जो भी आएगा वो C3 के साथ पैरेलल में, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, एंड फ्रॉम देयर विल गेट द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट। अंडरस्टूड बेटा। तो आई एम श्योर कि ये मुश्किल नहीं है, आसान है, थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो हो जाएगा, करेक्ट। तो एक बार इसको अच्छे से समझ के कॉपी कर लो। इसके बाद ये कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकालना खत्म हो गया, बस एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, एंड विल क्लोज कैपेसिटेंस फॉर होल कंप्लीटली। ठीक है, चलो ठीक है, लिखो इसको अच्छे से, जॉट डाउन करो पेपर पे बिल्कुल ढंग से तरीके से, सिस्टमैटिकली, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, राइट। मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। ओके बेटा, ऑल राइट, ये तो हम कर चुके ऑलरेडी। यहां पे आते हैं बेटा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्शन ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये ऐसे समझ लो, ये एक नोट ना, मतलब ऐसे समझ लो काफी सारे क्वेश्चंस निकाल देगा आपके, काफी सारे क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना इसको, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक। हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम एक कैपेसिटर ले रहे हैं। सबसे पहले लेट्स से हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है, कोई एक कैपेसिटर है, ठीक है। एक केस ये, एक केस ये, दोनों केस देखेंगे साथ साथ। ये रहा कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं बेटा, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करना चाह रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है ऐसे इंसर्ट करना शुरू करेंगे, दोनों के अंदर ही, कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है, दोनों के अंदर ही, ठीक है। जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे, ऑफ कोर्स इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा, दोनों ही केसेस में, ठीक। आप बोलोगे सर दोनों में फर्क क्या है, मैं तुम्हें दोनों में फर्क समझाता हूं। ये वाला जो फर्स्ट वाला केस है, इसके अंदर बेटा ये कैपेसिटर चार्ज है बाय प्लस क्यू एंड बाय माइनस क्यू, बट देयर इज नो बैटरी। मतलब मैंने कैपेसिटर को चार्ज तो कर दिया है, लेकिन कोई सेल नहीं लगा रखा इसके अंदर। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि दिस इज अ केस ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटर, आइसोलेटेड कैपेसिटर, करेक्ट। जबकि जो सेकंड वाला केस है, इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैंने यहां पर एक सेल कनेक्ट कर दिया है, यहां पे एक सेल कनेक्ट कर दिया है, सेल, समझते हो बेटा। यानी कि यहां पर अगर अपन देखेंगे तो यहां पे हमें एक सेल दिखाई देगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना है, V। यानी कि अगर अपन यहां पे देखें तो हम इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सेल इज कनेक्टेड। यही क्वेश्चन की लैंग्वेज में आएगी बेटा। आपको बोलेगा एक बार कि आइसोलेटेड कैपेसिटर है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, एक बार आएगा सेल कनेक्टेड है, और दोनों में कंपेयर करने के लिए बोलेगा, ठीक। तो मैंने कहा ठीक है, देखो क्या क्या कंपैरिजन आ सकता है अपने को। यहां पे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हमने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो कैपेसिटेंस अगर C था डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन से पहले, तो बाद में ये कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, KC। इसमें तो कोई डाउट मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। इसके बाद चार्ज की अगर बात करते हैं कि पहले Q था, तो चार्ज अभी भी कितना रहेगा, Q। यानी कैपेसिटेंस भले ही C से कितना हो गया, KC हो गया, C से कितना हो गया, KC, लेकिन चार्ज बेटा अभी भी कितना रहेगा, Q, क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड नहीं, आइसोलेटेड है, ना तो कहीं से चार्ज ले सकता है ना ही कहीं चार्ज दे सकता है, तो जितना है हमेशा उतना ही रहेगा। ये आइसोलेटेड की खास बात है। एक बार चार्ज सेम रह गया बेटा, सेम रह गया, तो V की अगर बात करेंगे, तो पोटेंशियल की अगर बात करें, भले आप इसको चाहो तो पोटेंशियल को V को अगर देखोगे तो Q/C लिख सकते हैं। Q अपने को पता है क्या है, सेम, तो 1/C पे डिपेंड करेगा, और 1/C पे डिपेंड करेगा तो C कितना हो रहा है, K टाइम्स, इसलिए V भी कितना हो जाता है, 1/K टाइम्स। उसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को अपन V/R से रिलेट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज।
करेक्ट। तो जो V के साथ होगा वही E के साथ होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पे कितना हो जा रहा है, E/K हो जा रहा है, करेक्ट। लास्ट सवाल उठता है बेटा एनर्जी। एनर्जी की जब बात करते हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला होने को तो Q²/2C भी है, हाफ CV² भी है। हमें दिख रहा है कि चार्ज सेम है तो विल डेफिनेटली यूज Q²/2C। वहां दिख रहा है एनर्जी में Q²/2C, डिनोमिनेटर में C है और C K टाइम्स हो रहा है, तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा, 1/K टाइम्स। ये 5-6 क्वेश्चन हो गए। आपसे सीधे सीधे बोला जाएगा कि भाई आपको ये दे रखा है CQVEU। अब आप बताओ कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की गई आइसोलेटेड रखते हुए, बिना सेल से कनेक्ट करते हुए, तो क्या इंपैक्ट आएगा, तो हम बोलेंगे भाई ये इंपैक्ट आएगा इसके ऊपर, चार्ज सेम रहेगा, V1/K, E1/K और U/K। बोले परफेक्ट है सर, बात समझ में आ गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब डिट्टो कॉपी पेस्ट यहां करेंगे, हल्के से सेल के कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए। तो यहां पर अगर देखते हैं बेटा वही सेम चीज, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर अपन C की बात करते हैं, अभी भी कितना हो जाएगा, KC। इसको तो मतलब ही नहीं है चाहे सेल कनेक्टेड हो या नहीं कनेक्टेड हो, ये तो हमेशा K टाइम्स होगा। जहां तक बात करते हैं V, अब की बार V सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि यू हैव कनेक्टेड इट विद द सेल। अब तो जो सेल का पोटेंशियल है वही कैपेसिटर के अलॉन्ग रहेगा, अक्रॉस रहेगा, राइट। तो V सेम रहेगा। रही बात चार्ज की बेटा, चार्ज का फॉर्मूला अपने पास होता है Q=CV। V सेम है, C K टाइम्स हो रहा है, इसलिए चार्ज भी कितना हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। जो पोटेंशियल के साथ होता है वही किसके साथ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो आप कितनी बार पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम बिकम्स E/K, बट वो हर जगह नहीं है। अगर सेल से कनेक्टेड रखोगे और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो भी फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट, एनर्जी का फॉर्मूला। ऑफ कोर्स अब की बार V सेम है तो विल डेफिनेटली बी यूजिंग द फॉर्मूला हाफ CV², जहां C न्यूमरेटर में है और वो K टाइम्स हो रहा है, तो एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, K टाइम्स। तो देखो खाली सेल के कनेक्शन या आइसोलेटेड से रिजल्ट्स पूरे के पूरे चेंज हो गए। तो अपने को इन रिजल्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान देवे रखना है। C K टाइम्स होगा, V सेम रहेगा, जो U है Q है वो K टाइम्स हो जाएगा, फील्ड सेम रहेगा और एनर्जी K टाइम्स हो जाएगी, करेक्ट। सो ये दोनों ही पार्ट बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, एंड आई थिंक उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। नाउ देखो मेरे एंड पे मैंने पूरा कैपेसिटर, जितना मुझे लगता था कि एक मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट होती है और जितना मुझे लगता था कि इजीएस्ट वे में समझाया जा सकता है, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट। नाउ यू मेक श्योर कि यू हैव ऑल द नोट्स विद यू। अच्छे से रिवाइज कर लो, मॉड्यूल्स लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, अपने डाउट्स क्लियर करो, एंड देन यू राइट द PYQs। आई एम श्योर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो विद दिस आई एंड दिस चैप्टर, देन आई विल ब्रिंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। मीनवाइल टेक केयर, स्टडी हार्ड जितना पढ़ सकते हो, एंड मेक श्योर यू गेट गुड मार्क्स, राइट। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। आराम से कॉपी कर लो, राइट, पॉज करके, एंड देन वील मीट अगेन, राइट। बाय बाय।